आइए बिहार का करंट अफेयर जो कि आने वाले बीपीएससी, पीटी, बिहार एसएससी और दरोगा के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको हम लोग को देखना। इस पोर्शन से लगभग 5 से 10 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आइए शुरू करते हैं बिहार करंट अफेयर 67 बीपीएससी, पीटी, बिहार एसएससी, दरोगा। ठीक है, तो सबसे पहले बिहार बजट, उसके बाद आगे का हम लोग इसका पूरा जो डेटा है वो सब देखेंगे। तो बजट प्रस्तुत करने का तिथि था बिहार में 28 फरवरी 2022 ईस्वी को। ठीक है, बजट राशि इस बार का ये बजट क्या है, 2022-23 का बजट है। बजट राशि कितना रखा रखे है, 2.37 लाख करोड़, है ना, 2.37 लाख करोड़ ये बजट राशि है। और पिछले वर्ष से 19,388 करोड़ ज्यादा, यानी कि 8.88% अधिक का बजट है पिछले वर्ष की तुलना में, है ना, 8.88% अधिक का बजट है। ओके, बिहार के बजट में सबसे ज्यादा ध्यान बिहार के चौतरफा विकास पर ध्यान दिया गया है। चौतरफा विकास के लिए बिहार सरकार के द्वारा 6 सूत्र का चयन किया गया, 6 क्षेत्रों का चयन किया गया है, जिसके विकास के साथ बिहार का चौतरफा विकास संभव है। तो चौतरफा विकास में सबसे ज्यादा जो राशि रखा गया है वह शिक्षा में। जाहिर है कि बिहार साक्षरता दर में अब भी सबसे निचले पायदान पर है, तो बिहार सरकार का यह प्रयास रहा है और आगे रहेगा कि शिक्षा में बिहार प्रगति करे। ठीक है, इसलिए इस बार के बजट में सबसे ज्यादा राशि शिक्षा में खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा में पहले स्थान पर है, 191.87 करोड़ रुपया शिक्षा में खर्च किया जाएगा। ये 6 सूत्र यानी कि 6 क्षेत्रों पर बिहार सरकार सबसे ज्यादा विकास करेगी, सबसे ज्यादा ध्यान देगी। शिक्षा हुआ, दूसरे नंबर पर जो है आपका स्वास्थ्य है, 134.39 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। उद्योग में 43.74 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। कृषि सेक्टर में 77.1230 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि संसाधन के डेवलपमेंट के लिए 29,749.64 करोड़ रुपया खर्च होगा, है ना। आपको बता दें शिक्षा के बाद बिहार सरकार संसाधनों के विकास में खर्च करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा खर्च करेगी। ओके, कल्याण के लिए आपका 12,375.07 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। तो ये 6 क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाएगा, इसलिए इसका नाम है बिहार का चौतरफा विकास के लिए 6 क्षेत्रों का चयन किया गया है। बजट का सबसे बड़ा हिस्सा 41% की राशि जो है सामाजिक क्षेत्र मतलब शिक्षा में, स्वास्थ्य में, है ना, आपको गरीबी बेरोजगारी को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा राशि 41% खर्च किया जाएगा। कुल बजट का 67.37% राशि विकास के कार्य में खर्च होगा। बिहार के विकास के खर्च में 67.37% राशि खर्च किया जाएगा। ओके, 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू 2.5% था, क्योंकि कोरोना के काल में, है ना। तो ये सकल राज्य घरेलू क्या हुआ आपको, सकल GSDP 2.5%, ठीक है, बढ़ा था, 2.5% ही बढ़ा था। और राज्य का प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी भी, अभी बिहार राज्य का प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो 55,555 रुपया वार्षिक है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय में आज भी बिहार सबसे निचले पायदान पर है, लेकिन पिछले वर्ष की अपेक्षा जो है इस वर्ष प्रति व्यक्ति आय बढ़ा है, 50,555 रुपये वार्षिक बिहार वासियों का प्रति व्यक्ति आय। ओके, बिहार सरकार इस बार के बजट में आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो 7 निश्चय योजना जो 2015 में लाई गई थी, उसी का सीक्वल यानी कि अगली कड़ी के रूप में जो है 7 निश्चय 2 योजना लाए जाने की शुरुआत की गई है। ये 7 निश्चय 2 योजना लाए जाने का उद्देश्य है बिहार को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना। और आपको बता दें कि ये 7 निश्चय 2 योजना 2020-25 के अंतर्गत लागू होगा और इसके तहत 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। 7 निश्चय योजना के तहत
5,000 करोड़ रुपया कहाँ खर्च किया जाएगा, इसको देख लेते हैं। अगर क्लास आइए अब देखते हैं बिहार सरकार का ये आत्मनिर्भर भारत योजना का 7 निश्चय क्या है। 7 निश्चय 2 योजना क्या है, ठीक है, 7 निश्चय 2। ओके, 7 निश्चय 2 योजना में 7 कौन कौन से क्षेत्रों का चयन किया गया है ताकि बिहार पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाए। तो 7 निश्चय 2 योजना में ध्यान में रखेंगे 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, इसमें सर्वाधिक राशि खर्च किया जाएगा। युवा शक्ति बिहार की प्रगति 1153 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। ओके, सशक्त महिला सक्षम महिला के तहत 900 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। हर खेत को सिंचाई का पानी के तहत बिहार सरकार 600 करोड़ रुपया खर्च करेगी ताकि बिहार के हर खेत को उचित मात्रा में सिंचाई का पानी उपलब्ध हो सके। चौथा, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, गांवों को समृद्ध करना है, गांवों को स्वच्छ करना है। इसके लिए 7 निश्चय 2 योजना के तहत 847 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। स्वच्छ शहर विकसित शहर, शहर को विकसित भी करना है और साथ साथ शहर को साफ सुथरा स्वच्छ रखना है और इसके लिए 550 करोड़ रुपया 7 निश्चय 2 योजना के तहत खर्च किया जाएगा। सुलभ संपर्कता, सुलभ संपर्कता का उद्देश्य क्या है कि सड़क मार्गों को जो है वह और भी बेहतर करना और इसके लिए 450 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, इसके तहत 500 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य जो योजना है इसमें बिहार सरकार का यह प्रयास कर रही है कि जैसे आयुष्मान भारत योजना केंद्र में चल रहा है ना, उसी प्रकार बिहार राज्य के निवासियों के लिए इसी प्रकार का एक योजना हेल्थ कार्ड सभी को मिले। और आपको बता दें कि आने वाले समय में बिहार का यह प्रयास हो रहा है कि हेल्थ कार्ड सभी को मिले, ना केवल बीपीएल वाले को बल्कि बिहार राज्य के सभी निवासी है ना, राज्य की ओर से हेल्थ कार्ड उनको मिलेगा। और इस योजना का यही उद्देश्य है ताकि सभी को एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल पाए, ठीक है। और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलने के लिए पटना का जो पीएमसीएच है वह अब जो है आने वाले समय में इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है। इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल अब पटना का पीएमसीएच हो जाएगा, ठीक है। और बता दें कि मुजफ्फरपुर में टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के सहयोग से कैंसर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है ताकि कैंसर मरीज जो हैं अपने इलाज के लिए बाहर नहीं जाएं, बिहार में ही उनको कैंसर का बेहतर जो है वह स्वास्थ्य सुविधा मिल पाए, फैसिलिटी मिल पाए। तो बिहार सरकार का यह 7 निश्चय योजना निश्चित रूप से प्रशंसनीय योग्य है। और इस योजना के तहत बिहार सरकार यह प्रयास कर रही है कि इसी योजना के अंतर्गत हम बिहार को आत्मनिर्भर बनाएंगे और इसके तहत 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। ओके, अब आते हैं कोरोना काल में मंदी से निपटने के लिए बिहार सरकार जो है 13.4% राशि अधिक खर्च की। यानी कि बिहार का जो बजट था है ना पिछले साल, उस साल में 13.4% राशि बिहार सरकार को अधिक खर्च करना पड़ा ताकि बिहार में मंदी से निपटा जाए। ये लाइन भी ध्यान में रखना है, मंदी से निपटने के लिए। राज्य का विकास दर कितना रहा तो 2020-21 में 2.5% रहा। 21-22 में ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। 21-22 में 9.8% राज्य का विकास दर रहा है और 22-23 में 9.7% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है, ठीक है। 20-21 में 2.5, ये बस ध्यान में रखेंगे। 21-22 में बिहार के जीएसडीपी का मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 5 वर्ष में घटा है ना। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.2% रहा है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान 2020-21 में 19.5%
और सबसे अधिक टर्शरी सेक्टर देश में भी सबसे ज़्यादा है। 61.2% बिहार में जीएसडीपी में टर्शरी सेक्टर का योगदान कितना है? 61.2%। पिछले 5 वर्ष में प्राइमरी सेक्टर में 2.3%, सेकेंडरी सेक्टर में 4.8% और टर्शरी सेक्टर में 8.5% की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी टर्शरी सेक्टर में हुआ है पिछले 5 वर्ष में। टर्शरी सेक्टर को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। बैंकिंग, वाणिज्य, परिवहन, संचार, बीमा, ये सब टर्शरी सेक्टर है और इसमें 8.5% की वृद्धि पिछले 5 वर्षों में बिहार में दर्ज की गई है। ओके, ये टर्शरी सेक्टर का हो गया। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में आपको पटना पहले स्थान पर है, जहां पर कि पटना जिला के निवासियों का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? तो शिवहर है। शिवहर प्रति व्यक्ति आय वाला सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर है। बिहार में डिजिटल कृषक सेवा के कृषि विभाग द्वारा यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है। बिहार में डिजिटल कृषक सेवा के लिए कृषि विभाग द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, बिहान, है ना। ये बिहान एक मोबाइल ऐप है जो डिजिटल रूप से कृषक सेवा दिया जाएगा। हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए 600 करोड़ रुपया, ये तो 7 निश्चय 2 योजना का एक भाग भी है। हर खेत तक सिंचाई का पानी कितना रुपया रखा गया है? 600 करोड़ रुपया रखा गया है। ठीक है। बिहार के 4 शहरों को सर्विलांस पर रखा जाएगा, यानी कि सर्विलांस का मतलब चारों शहर में सीसीटीवी पूरे एरिया में लगाया जाएगा। सीसीटीवी 4 शहरों में। आपको बता दें ये 4 शहर वही है जो स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल है और सर्विलांस पर रखने के लिए 150 करोड़ रुपया इस बार के बजट में प्रावधान किया गया है। 150 करोड़ रुपया 4 शहरों में पूरी तरह से वाईफाई उसको बना दिया जाएगा, सीसीटीवी लगा दिया जाएगा। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ, ये 4 शहर वही है जो स्मार्ट सिटी में शामिल है। ठीक है, तो ये आपका 4 शहर हो गया। बिहार के औद्योगिक विकास के लिए 151 इथेनॉल फैक्ट्रियों को स्थापित किया जाएगा। 151 इथेनॉल फैक्ट्री स्थापित किया जाएगा। इथेनॉल का यूज कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका वैकल्पिक ऊर्जा के लिए इथेनॉल का यूज होगा। आपको बता दें बिहार में अब वर्तमान में 3 सबसे आकर्षक उद्योग हैं जहाँ की बाहरी कंपनियाँ उन उद्योगों में निवेश करना चाहती हैं। तो इथेनॉल है आकर्षक, खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग, और तीसरा है नवीकरणीय ऊर्जा। ये आपका 3 आकर्षक बिहार का उद्योग है, इथेनॉल, फूड प्रोसेसिंग और नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है। बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3086 किलोमीटर पथ घनत्व है ना। सड़कों की कुल लंबाई है 1000 वर्ग किलोमीटर में 3086। ओके, घनत्व के साथ देश में केरल और पश्चिम बंगाल के बाद बिहार तीसरे स्थान पर है जहां की सड़कों का घनत्व सबसे ज़्यादा है। पहले स्थान पर केरल है, दूसरे में पश्चिम बंगाल है और तीसरे में बिहार है। ओके, वहीं बिहार में एनएच की संख्या में भी वृद्धि हुई है। वर्तमान में बिहार में एनएच की संख्या 58 है और बिहार में एनएच की कुल लंबाई 5475 है। 5475 किलोमीटर एनएच की कुल लंबाई है और एनएच की संख्या कितनी है? 58। बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है? तो पहले 203 किलोवाट हुआ करता था और वर्तमान में अभी कितना है? 350 किलोवाट है। 2020-21 में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितना है? 350 किलोवाट। ठीक है। राज्य में बिजली की कुल उपलब्धता कितनी है? तो 6422 मेगावाट। ये ध्यान में रखना है, 6422 मेगावाट राज्य में कुल बिजली का उत्पादन हो रहा है और प्रति व्यक्ति बिजली खपत 350 किलोवाट। ठीक है। बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर बढ़ा, अभी बताए,
3% हो गया है, जो पहले 11.3 था। और इस लिहाज से बिहार देश का दूसरा राज्य, हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर बिहार है, जहां ग्रामीण जनसंख्या आज भी ज़्यादा है। बिहार में शिशु मृत्यु दर, इसकी भी चर्चा की जा चुकी है, वर्तमान में 29 है ना, जो राष्ट्रीय औसत 30 से कम है। और मातृ मृत्यु दर 149 प्रति 1 लाख है। ठीक है, इसमें भी आपको कमी देखने को मिली है। बिहार में बिजली गिरने से हर एक साल कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो बिहार में बिजली गिरने से लोगों को सचेत करने के लिए बिजली गिरने से कम 40 मिनट पहले चेतावनी देने के लिए एक मोबाइल ऐप को विकसित किया गया है। इस मोबाइल ऐप का नाम है इंद्र वज्र। इस मोबाइल ऐप का नाम है, जो कि बिजली गिरने से कम 40 मिनट पहले जो है चेतावनी देगी। ओके, बिहार मछली उत्पादन के मामले में जो है आत्मनिर्भर बनते जा रहा है। कह सकते हैं कि बिहार मछली उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर बन चुका है। मछली उत्पादन जो है वह तय किया गया है कि एक साल में 8 लाख टन अगर कोई राज्य मछली का उत्पादन करता है तो उस राज्य को आत्मनिर्भर माना जाएगा मछली उत्पादन में। हाल के वर्षों में 2020-21 में बिहार में मछली उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है और वर्तमान में 6.83 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ है। 6.83 लाख टन मछली का उत्पादन बिहार में हुआ है और इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि बिहार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भरता के करीब पहुंच गया है। बिहार की अब भी लगभग 75% जनसंख्या कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों पर आधारित है। जाहिर है कि बिहार में ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है, 15.3% लोग ही शहर में रहते हैं और इस वजह से ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा होने से ग्रामीण वासी जो हैं वह कृषि और इससे जुड़े हुए उद्योग पर ही निर्भर हैं। कितने? तो 75% जनसंख्या कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों पर आधारित है। राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन 2020-21 में कितना हुआ है? बड़ा ही ध्यान से ये आंकड़ा सबको याद रखना है, चूँकि एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन 179.52 लाख टन हुआ है। 179.52 लाख टन कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। और आपको बता दें, चावल राज्य का प्रमुख खाद्यान्न उत्पादन है, गेहूं राज्य का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। चावल और गेहूं के उत्पादन में रोहतास पहले स्थान पर आया है और मक्का जो है, मक्का के उत्पादन में कटिहार पहले स्थान पर, टॉप जिला है कटिहार। चावल गेहूं में टॉप जिला है रोहतास और मक्का उत्पादन में टॉप जिला है आपको कटिहार। राज्य में एक वर्ष में इंटरनेट यूजर की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रत्याशित वृद्धि इसलिए हम कर रहे हैं कि 234% की वृद्धि की गई है। लगभग 5.5 करोड़ लोग राज्य में इंटरनेट यूज करते हैं। 5.5 करोड़ लोग राज्य में इंटरनेट यूज करते हैं। ओके, पटना, बिहार में पटना में मेट्रो रेल बनने जा रहा है या काम शुरू हो चुका है। पटना मेट्रो रेल, इस पटना मेट्रो रेल की कुल लागत है 13,366 करोड़ रुपया कुल लागत है और पटना मेट्रो रेल की कुल लंबाई है 32.49 किलोमीटर। और यह परियोजना 2019 में इस परियोजना की को शुरू किया गया था, लेकिन कोरोना के कारण परियोजना में थोड़ा विलम्ब हुआ। और आपको बता दें, यह परियोजना DMRC का मतलब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के देख-रेख में पटना मेट्रो रेल बन रहा है। ठीक है, भारतीय वन रिपोर्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय वन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया और इसमें राज्यों का वन रिपोर्ट पेश किया गया। बिहार राज्य की बात करें तो राज्य के कुल भौगोलिक एरिया में वन आच्छादन और वृक्षादन, यानी कि जहां वनों का है और जहां वृक्षों का है, तो के संयुक्त रूप से 10.3% वनों का प्रतिशत है। दोनों को मिला देंगे, वृक्ष और वन दोनों को मिला देंगे तो प्रतिशत है 10.3%। एरिया है 9772 किलोमीटर। जबकि वनों का क्षेत्रफल केवल अगर पूछेगा कि बिहार में वनों का कितना एरिया है तो देंगे 7381 वर्ग किलोमीटर और वनों का कितना प्रतिशत है बिहार में तो नया आंकड़ा है 7.84%। दोनों ध्यान में रखना है। पूरा वनाच्छादन और वृक्षादन दोनों को मिला देंगे तो प्रतिशत है 10.3%।
एरिया है 97-72 किलोमीटर, जबकि केवल वन पूछेगा कि कितने एरिया में वन है ना, तो एरिया पूछेगा तो 73-81 वर्ग किलोमीटर, और वनों का प्रतिशत अगर पूछा जाता है तो 7.84% बिहार में वनों का प्रतिशत है। ठीक है, जबकि सबसे कम जो है वनों का सबसे ज़्यादा प्रतिशत है कहाँ पर, तो कैमूर में। कैमूर में वन कितना है एरिया में, याद ध्यान रखेंगे 1051.6 वर्ग किलोमीटर में कैमूर में वन है ना, 10.6 वर्ग किलोमीटर, और वनों का प्रतिशत कितना है तो 31.56% जो है वनों का प्रतिशत है, 31.56% है वनों का प्रतिशत कैमूर में, जो राज्य में सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम वनों का प्रतिशत शेखपुरा में है 0.17%, 0.17% शेखपुरा में सबसे वन कम है ना। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जारी किया गया, इसमें राज्यों का रैंकिंग दिखाया गया है। 100 से अधिक नगर निकाय वाले राज्यों का रैंकिंग में बिहार का स्थान क्या है तो 13वां है। किसमें, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के रिपोर्ट में बिहार का स्थान है 13वां राज्य है। पूर्वी क्षेत्र के लिए एकमात्र बिहार का सुपौल जिला को बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला। ये इंपॉर्टेंट है, सुपौल जिला को बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड पूर्वी क्षेत्र के जिले में मिला। ऑल इंडिया जिला रैंकिंग में देश भर के 659 जिलों का स्वच्छ सर्वेक्षण किया गया, और इसमें बिहार में अगर कहेंगे पहले स्थान पर कौन रहा और देश में उसका क्या स्थान है, तो गया है 289वां स्थान है बिहार में गया का। ठीक है, सुपौल का 300वां स्थान है, और पटना का 331वां, यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया है, 331वां स्थान है बिहार का, 331वां पटना का। ठीक है, सुपौल का 300, गया का 289वां है स्वच्छ सर्वेक्षण के में जिले में कहेंगे। और 10 लाख से अधिक टॉप 48 शहरों का जो सर्वेक्षण किया गया, उसमें बिहार का स्थान, पटना का स्थान है 44वां स्थान है, जो कि बेहतर नहीं है। ओके, नीति आयोग का सतत विकास लक्ष्य जारी किया गया। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 जारी किया गया। इसमें बिहार का अंक सबसे कम है, 52 अंक है। बिहार का अंक है 52, है ना, ये अंक ध्यान रखेंगे, 52 अंक है। और इस लिहाज से बिहार सबसे निचले पायदान पर है, जहां सतत विकास लक्ष्य सबसे कम हुआ है। कितना अंक दिया गया है नीति आयोग, तो 52 अंक है। और इसमें सबसे जो है प्रथम स्थान पर कहेंगे जिसका अंक सबसे अधिक है, वह है केरल। ओके, शांति, न्याय और मजबूत संस्था के लक्ष्य में बिहार को दिया गया 73 अंक, और स्थान दिया गया 12वां स्थान है। ओके, 73 अंक, 12वां स्थान। स्वच्छ जल और स्वच्छता लक्ष्य में बिहार को दिया गया है 91 अंक दिया गया है, और स्थान दिया गया 5वां। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में बिहार को 78 अंक मिला है, और स्थान है 24वां। आत्महत्या की दर जो है 0.5% बिहार में है आत्महत्या की दर। और आपको बता दें राष्ट्रीय दर जो है वह 10.4% है, और इस मामले में बिहार बेहतर है, क्योंकि बिहार लक्षद्वीप को छोड़कर बिहार में देश में आत्महत्या की दर सबसे कम है। लक्षद्वीप में सबसे कम है, और लक्षद्वीप के बाद जो है बिहार में देश में आत्महत्या की दर सबसे कम है। ओके, अब देखते हैं अनमोल ऐप। अनमोल ऐप क्या है, तो स्वास्थ्य संबंधित सेवा की जानकारी देने के लिए बिहार सरकार के द्वारा अनमोल ऐप की शुरुआत की गई है। अनमोल, ठीक है। 5 साल के बाद 2021 में एक बड़ा मतलब अच्छी समाचार मिली कि 5 साल के बाद 12 जुलाई 2021 को बिहार में पुनः जनता दरबार की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। 5 साल के बाद, है ना, डेट याद रखेंगे, 12 जुलाई 2021 को। समाज कल्याण विभाग के द्वारा
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से ट्रेनिंग देने के लिए और शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए समाज कल्याण विभाग के द्वारा एक पहल की शुरुआत की गई। पहल का नाम है सुनंदनी। सुनंदनी पहल है जो कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा शुरुआत किया गया। ठीक है। स्मार्ट सिटी परियोजना में पटना देश भर के 100 शहरों में 62वें स्थान पर है, जो कि बेहतर नहीं है, है ना। स्मार्ट सिटी परियोजना में बिहार का 4 जिला है, पटना, बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। इसमें पटना का देश भर में 100 शहरों में 62वां स्थान दर्ज किया गया है, जो बिहार के 4 जिलों में सबसे अच्छा है। 34.39% अंक पटना को मिला है और बिहारशरीफ को 70वां स्थान मिला है 100 में, और इसका अंक है 28.3%। और भागलपुर और गया की बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ ये सब मतलब बहुत ही निचले पायदान पर है। बिहार का जहानाबाद जिला, एक अच्छी न्यूज़ मिली बिहार के जहानाबाद ज़िले से कि 100% डिजिटल बैंकिंग चलाने वाला राज्य का एकमात्र जिला बन गया है जहानाबाद। आपको बता दें जहानाबाद बहुत पहले जो है नक्सल प्रभावित एरिया होता था। हर घर नल जल योजना में बिहार देश में 4था स्थान हासिल किया है, हर घर नल जल योजना। ठीक है। बिहार बुजुर्गों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक रिपोर्ट में बिहार का स्थान 3रा स्थान है, जहां की बुजुर्गों का जीवन गुणवत्ता बेहतर हुआ है, 3रा स्थान। बिहार के IIT पटना के छात्रों ने मिलकर फोटो से कैंसर की पहचान करने का एक तकनीक विकसित किया कि फ़ोटो खींच करके कैंसर होने की पहचान किया जाएगा। ये IIT पटना के छात्रों ने मिलकर ये तकनीक को विकसित किया है। बिहार के गोपाल, एक युवक हैं, गोपाल नाम है, को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने देश के 40 यूथ आइकॉन में शामिल किया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा देश के 40 यूथ आइकॉन का चयन किया गया है और इसमें बिहार के गोपाल का भी चयन हुआ है। बिहार के राजगीर, गया और जमुई में हाल के महीनों में न्यूज़ आया कि स्वर्ण अयस्क का खान मिला। ठीक है। तो अभी पूरी तरह से यह मतलब बताया नहीं जा सकता है कि कितना है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि 222.8 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क संसाधन मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। और आपको बता दें कि अगर ये सही में मिल गया तो बिहार में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन होने लगेगा और बिहार जो है काफ़ी विकसित हो जाएगा। ओके। भागलपुर में CIPT एक संस्थान खोला जाएगा। CIPT ये सीमेंट बनाने का ट्रेनिंग से संबंधित संस्थान खोला जाएगा। कहाँ पर? तो भागलपुर में। ठीक है। CMI एक संस्था है और उस संस्था के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर 14.4% रहा है। 14.4%। ये चेंज होते रहता है। 3 साल से 9 साल के बच्चों को अक्षर ज्ञान में बेहतर करने के लिए बिहार सरकार इस बार के बजट में मिशन निपुण कार्यक्रम ला रही है। मिशन निपुण कार्यक्रम का उद्देश्य है 3 साल से 9 साल के बच्चों को अक्षर ज्ञान देना। ओके। अब आते हैं बजट में सरकार का आमदनी कहाँ से हुआ और खर्च कहाँ से हुआ। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक। तो सरकार का आमदनी जो रहा बजट में, वह सबसे ज़्यादा केंद्रीय कर से बिहार सरकार को आमदनी हुआ। केंद्रीय कर से 41 जितना बिहार सरकार का आय हुआ है, उसमें 41.7% का आय अकेले केंद्र सरकार के कर से मिला है। केंद्र का कर का केंद्रीय कर में राज्य का भी हिस्सा होता है, तो उस हिस्से में मिला है केंद्रीय कर से 41.7%। 2022-23 में ये अनुमान है। 21-22 में इतना मिला है 23.02% ये केंद्रीय कर से राशि मिला है। दूसरे में जो राज्य के आय का दूसरा जो स्रोत हुआ वह केंद्रीय अनुदान है ना। केंद्र हर एक राज्यों को वित्तीय अनुदान देती है। तो 2022-23 में 25.38% अनुदान मिलेगा, जबकि जो मिल चुका है 21-22 में 24.96% का केंद्रीय अनुदान बिहार सरकार को मिलेगा। ये दूसरा बड़ा आय है। तीसरा, राज्य के कर से प्राप्त आय। राज्य भी अपने
क्षेत्र में कर लगाती है तो राज्य के कर से जो प्राप्त आय होगा वह 17.4% 22-23 में आने की संभावना है और 21-22 में 16.04% राज्य के कर से राज्य सरकार को आय प्राप्त हुआ। तो ये 3 बड़ा आय का स्रोत है राज्य सरकार का। अब हम लोग देखते हैं खर्च का 3 बड़ा स्रोत, है ना। तो सबसे ज़्यादा बिहार सरकार जो खर्च करेगी, है ना, बजट के अनुसार सामाजिक सेवा में सबसे ज़्यादा खर्च किया जाए। सामाजिक सेवा मतलब शिक्षा में, स्वास्थ्य में, गरीबी बेरोजगारी को दूर करने के लिए सामाजिक सेवा में सबसे ज़्यादा खर्च होगा। और आपको बता दें सामाजिक सेवा में शिक्षा में सरकार सबसे ज़्यादा खर्च करेगी, शिक्षा में, ठीक है। सामाजिक सेवा में जो कुल बजट का आपको 40.2 सामाजिक सेवा में सरकार शिक्षा में सबसे ज़्यादा खर्च करेगी। सामाजिक सेवा में शिक्षा में सबसे ज़्यादा खर्च करेगी। तो राज्य और सामाजिक सेवा में जो खर्च किया जाएगा 22-23 में 40 कुल बजट का जो राशि है उसका 40.2% राशि 22-23 के बजट में खर्च किया जाएगा सामाजिक सेवा में। और 21-22 में आपको 41.6% की राशि खर्च की है सामाजिक सेवा के विकास के लिए। दूसरा बड़ा क्षेत्र जहां पर कि सरकार सबसे ज़्यादा खर्च करेगी सामान्य सेवा। सामान्य सेवा में 2022-23 में 27.82% खर्च किया जाएगा और 27.6% राशि जो है 21-22 में खर्च किया गया। तीसरा बड़ा क्षेत्र जहां सरकार खर्च करेगी आर्थिक सेवा में। आर्थिक सेवा में 25.25% 2022-23 के बजट में खर्च किया जाएगा, है ना, वित्तीय वर्ष में। और 2021-22 के वित्तीय वर्ष में 25.9% का राशि आर्थिक सेवा के विकास के लिए सरकार खर्च करेगी। और आपको बता दें कि उद्योग का विकास करना राज्य सरकार का सबसे बड़ा प्राथमिकता है आर्थिक सेवा में, और इसलिए राज्य सरकार उद्योग पर सबसे ज़्यादा ध्यान देगी। ओके, तो ये हो गया आपका राज्य सरकार के आय का स्रोत और खर्च का स्रोत, है ना। राज्य सरकार को पैसा कहाँ से आया, तो 3 सेक्टर हम लोग देखे जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है, और 3 सेक्टर हम लोग देखे जहाँ सरकार सबसे ज़्यादा खर्च करती है, सामाजिक सेवा में, सामान्य सेवा में, आर्थिक सेवा में। सामाजिक सेवा में सरकार शिक्षा के विकास के लिए सबसे ज़्यादा खर्च करेगी। ओके, सरकार का पर जो है कुल बकाया जो है सरकार का पर कुल बकाया ज़्यादा हो गया है। 2.88 लाख करोड़ रुपया का कुल बकाया है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 38.66% यानी कि राज्य का आय जितना जीडीपी है राज्य का, ठीक है, उस जीडीपी का 38.66% राज्य कर्जा ली है। कुल जीडीपी का 38.66% राज्य कर्जा ली है। आपको बता दें कोई भी राज्य 40% से अधिक कर्ज नहीं ले सकती है। अपने कुल जीडीपी का 40% से अधिक कर्ज कोई भी राज्य नहीं ले सकती है। तो 40% से कम ली है राज्य बिहार सरकार। 38.66% राज्य का कुल बकाया है, ठीक है। राज्य मतलब आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार जो है अलग अलग माध्यम से 40,756 करोड़ रुपया कर्ज लेगी, ताकि राज्य का आर्थिक विकास और अधिक से अधिक हो। कितना कर्ज लेगी? 40,756 करोड़ रुपया। ओके, राज्य का जो बजट राशि है उस बजट राशि में 41% राशि सामाजिक क्षेत्र में खर्च किया जाएगा, अभी बताए। तो ये पूरा हो गया आपका बजट से संबंधित। ओके, ये टू बी कंटिन्यूड है, यानी कि अगला जो है अगले क्लास में हम लोग बिहार करंट अफेयर्स और आगे लेकर अभी बढ़ेंगे। ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसका सीक्वल बाकी है। तो बिहार करंट अफेयर्स 2 हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।